नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र का अध्याय 2, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी अध्याय में हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी को हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 15 से 59 वर्ष के बीच के जो काम करने के इच्छुक लोग होते हैं, उनके पास काम करने के लिए कोई रोजगार नहीं होता है, तब हम उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं वो बेरोजगार नहीं उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इस एज ग्रुप में नहीं आते। उसके बाद दो क्षेत्रों में हम बेरोजगारी देख सकते हैं, जो कि है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में दो तरीके की बेरोजगारी होती है, पहली होती है मौसमी और दूसरी होती है प्रक्षत्र। उसके बाद शहरी क्षेत्र में अधिकतर शिक्षित बेरोजगारी होती है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये बेरोजगारियां कैसी या फिर कौन सी बेरोजगारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारियां होती हैं। तो सबसे पहले होती है मौसमी बेरोजगारी। क्या होती है मौसमी बेरोजगारी? तो आप सभी को पता होगा कि दो मौसम हम कंसिडर करते हैं, राबी और खरीफ। ठीक है, इन दोनों मौसमों में बुआई, कटाई और निराई का काम होता है और ये कुछ ही महीनों के लिए ये सीजन चलते हैं। लोग जब कुछ महीनों के लिए रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को हम मौसमी बेरोजगार कहते हैं। उसके बाद प्रक्षतर बेरोजगारी पर आते हैं। तो जब अधिक लोग नियोजित किए जाते हैं किसी भी कार्य के लिए और वहां उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती, कम लोगों में भी वो कार्य अच्छी तरीके से पूरा किया जा सकता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रक्षत्र बेरोजगारी। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है, और इसमें हमें केवल 5 लोग चाहिए जो कि पूरा अच्छे से काम कर सकते हैं, बुआई, कटाई या फिर निराई का। लेकिन इसमें हम लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इससे इस जमीन की उर्वरता पर कोई असर नहीं आएगा, उत्पादकता पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन जो 5 लोग हैं जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, उनका काम व्यर्थ जाएगा। तो इसे ही हम प्रक्षतर बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद शहरी बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। तो उसमें ज्यादातर शिक्षित बेरोजगार आते हैं। कौन होते हैं शिक्षित बेरोजगार? तो जिन्होंने मैट्रिक, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया होता है और उनके पास रोजगार नहीं होता है, ऐसे लोग शिक्षित बेरोजगार होते हैं। तो अगर हम देखें तो स्नातक जो युवक हैं वो देश में इतनी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है। और अगर हम दूसरे युवकों की बात करें, जैसे कि स्नातकोत्तर, तो ऐसे युवाओं में स्किल्स की कमी है, इसलिए उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि बेरोजगारी का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर कोई एक इंसान बेरोजगार है तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होगी। मतलब कि मैन पावर जो रिसोर्स है उसको हम जितनी अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे उतना हम नहीं कर पाएंगे अगर वो इंसान बेरोजगार होगा तो। उसके बाद युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। तो जब कोई भी एक युवक बहुत दिन तक घर पर बैठा रहता है और उसके पास कोई काम नहीं होता करने को और वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता है, तो ऐसे युवकों में निराशा और हताशा की भावना आती है। उसके बाद जो कार्यरत जनसंख्या है उस पर जो निर्भरता है बेरोजगारों की, वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि किसी एक परिवार की बात करें, वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रोजगार है और बाकी जितने व्यक्ति हैं वो बेरोजगार हैं, तो वो उस रोजगार करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। अगर हम पैसा कमाएंगे, अगर हमारे पास रोजगार होगा, तो हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर सकते हैं, हम बहुत सारी सुविधाएं अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा
तो इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता कम होती है और कई मामलों में बिगड़ भी जाती है। उसके बाद स्वास्थ्य स्तर में भी गिरावट आती है। क्यों गिरावट आती है? क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले पाएंगे। तो इसलिए जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हम बेरोजगार होते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी गिरावट आती है। उसके बाद हमने एक और चीज देखी है कि स्कूल प्रणाली से अलग होने वालों में वृद्धि होती है। जब हम ऐसा देखते हैं कि स्नातक करने के बाद या फिर मैट्रिक्स करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके मन में ये भावना आने लगती है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा और वो स्कूल प्रणाली से अलग होने लगते हैं, वो ड्रॉप आउट करने लगते हैं। तो इसलिए एक और समस्या हम देख सकते हैं बेरोजगारी की वजह से, जो है स्कूल प्रणाली से अलग होने की वृद्धि। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो अगर हम संख्या के रूप में बात करें तो भारत में बेरोजगारी की दर कम है। बड़ी संख्या में कम आय और कम उत्पादकता वाले लोगों की गिनती रोजगार युक्त लोगों में ही की जाती है। तो जितने भी कम आय के लोग हैं या फिर कम उत्पादकता वाले लोग हैं, उनकी भी गिनती रोजगारों में ही की जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो कम है। उनमें एक अच्छी क्षमता है और यदि सही अवसर प्रदान किया जाए तो वो अधिक उत्पादक हो सकते हैं। तो जितने भी लोग कम आय या फिर कम उत्पादकता के हैं, उनको अगर सही अवसर प्रदान किया जाए तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता दिखाते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी और अच्छी कर सकते हैं। क्या देखा हमने? भारत में बेरोजगारी की जो स्थिति है उसको देखा। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि श्वेतकों में बेरोजगारी का क्या हाल है। तो कौन कौन से श्वेतक पढ़े थे हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक श्वेतक, द्वितीय श्वेतक और तृतीय श्वेतक। तो आइए देखते हैं, कृषि सबसे अधिक श्रम अवशोषण करने वाली क्रिया है। तो अगर हम बात करें कृषि की, तो लेबर का जो प्रयोग होता है कृषि में वो सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पर स्वरोजगार भी मिलता है। मतलब आप जाकर के अपने ही खेतों में काम करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्वरोजगार। मतलब कृषि पर जो जनसंख्या निर्भर थी उसमें कमी आई है और वो जनसंख्या अब कहाँ चली गई है? तो वो अन्य दो श्वेतकों की तरफ जा रही है। उसके बाद द्वितीय श्वेतक की अगर हम बात करें तो जो होता है विनिर्माण श्वेतक, या फिर उसमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है, उसमें छोटे पैमाने पर श्रम की आवश्यकता। अगर हम तृतीय श्वेतक की बात करें तो तृतीय श्वेतक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न नई सेवाएं सामने आई हैं और जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि श्वेतकों में बेरोजगारी की क्या स्थिति। उसके बाद हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो ये दोनों ही बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले शिक्षा पर गौर करते हैं। तो हमने ये देखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसके देखने का अंदाज या फिर सोचने का तरीका बदल जाता है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम किसी एक पुरुष को शिक्षित कराते हैं तो हम किसी एक आदमी को ही शिक्षित कराएंगे, लेकिन अगर हम किसी एक महिला को शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपको अच्छी शिक्षा या फिर अच्छा प्रशिक्षण मिला है तो आप अधिक आय की नौकरियां भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानव पूंजी निर्माण में। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है मानव पूंजी निर्माण में। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कोई भी बाजार या फिर गैर बाजार क्रियाएं नहीं कर पाएंगे तो आप देश की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी योगदान नहीं दे पाएंगे। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पीछे घर के एक या दो लोगों को हमेशा लगे रहना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए भी एक समस्या पैदा हो सकती है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित की जाती हैं? तो महिलाएं इसलिए निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित की जाती हैं क्योंकि भारत के लोगों की ऐतिहासिक सोच यही रही है कि महिलाओं को पढ़ा करके कोई फायदा नहीं है अगर आगे जा करके उन्हें घर के काम ही करने हैं। इसलिए उन पर अच्छी शिक्षा नहीं है,
उन्हें प्रशिक्षण बहुत कम दिया जाता है, इसलिए जो निम्न वेतन वाले कार्य हैं वो सारे महिलाएं करती हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी महिलाएं काफी योगदान देती हैं, बट उन्हें उतना पैसा या फिर उतनी आय उनकी नहीं होती है जितनी कि उसी कार्य को करते हुए किसी भी पुरुष को दी जाती है। तो आई होप सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए उपाय सुझा सकते हैं? तो इसके लिए एक उपाय मैं सुझाऊंगी और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग भी कुछ उपाय जरूर ढूंढिएगा। तो सबसे पहला उपाय ये हो सकता है कि शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए हमें उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। केवल साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स पढ़ाने की बजाय उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर काम करना सिखाना पड़ेगा, तभी जा करके हम इस बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो लोग श्रम का हिस्सा हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मानव संसाधन कहते हैं। उत्पादकता में योगदान देकर मानव संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय में मूल बढ़ाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाओं के 3 श्रेणिक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्पादन लक्ष्य के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। क्या होती हैं बाजार क्रियाएं? जब भी हम अपना जो उत्पादन करते हैं उसको बाजार में बेच करके अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो होती हैं बाजार क्रियाएं। और अगर हम उसको अपने परिवार के लिए या फिर अपने यूज के लिए रख रहे हैं तो वो होती है गैर बाजार क्रियाएं। उसके बाद गैर बाजार क्रियाएं अक्सर कौन करता है? वो महिलाओं द्वारा की जाती हैं, जिनको कि अपने महत्व के बावजूद उन पर कोई भी ज्यादा भुगतान नहीं किया जाता। तो उनका महत्व तो बहुत होता है लेकिन उनको भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे कि हाउसवाइफ का आप एक उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ये देखा कि मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो साक्षरता या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर निर्भर करती है। तो ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। कौन कौन सी? साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास। उसके बाद हमने देखा कि बेरोजगारी क्या होती है। तो जब काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में देखा कौन कौन सी बेरोजगारी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रक्षत्र बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। उसके बाद हमने ये देखा कि कृषि, जो कि देश का सबसे बड़ा रोजगार है, उसमें पिछले कुछ वर्षों में लोग छोड़ करके किन क्षेत्रों में जा रहे हैं? तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम कक्षा 9 का अध्याय 2 यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको अध्याय 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।